आवाज आ रही सही? आवाज ठीक आ रही है ना? यस सर। ठीक है। प्रीति, आवाज आ रही है? ये सर आ रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम्म तो देखो ध्यान से, पिछले क्लास में हमने स्टार्ट करा था चैप्टर हमारा 8, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम जब भी एक क्लोज सर्किट की बात करते हैं, किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर जिसके अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, उसमें टोटल कितने टाइप्स के करंट होते हैं? तो कितने टाइप के करंट थे उसमें? हम्म एक था हमारे पास कंडक्शन करंट, और दूसरा कौन सा था? डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्ले। हाँ, कंडक्शन करंट क्या होता है? कंडक्शन करंट क्या था? क्या था आर्यन? सर जो करंट सर्किट में फ्लो होता है, सर्किट मतलब में जो, वायर्स में। हाँ, जो वायर्स में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ द चार्जेस। और चार्जेस की वजह से फ्लो करने वाला जो करंट होता है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन करंट। दूसरा टाइप कौन सा था करंट का? डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ पाया जाता है? कैपेसिटर के बीच में, कैपेसिटर प्लेट्स प्लेट्स के के। बीच में। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता है हमारा, एक सेकेंड, जो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो कैपेसिटर प्लेट के बीच में पाया जाता है। और डिस्प्लेसमेंट करंट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसने कंडक्शन करंट को डिस्प्लेस करके, हमने ये कॉन्सेप्ट, इस करंट का कॉन्सेप्ट लाया था, तो इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट करंट नाम है। ठीक है, किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? मैक्सवेल ने दिया था। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों बनता है बताओ? कंडक्शन करंट तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से बनता है। डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे बनता है बताओ? डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे बनता है? हम्म सर इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू दी चेंज इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने की वजह से जो करंट बनता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जरा, ड्यू टू दी चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जो करंट हमारा बनता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जो टोटल करंट होते हैं किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर, वो होते हैं सम ऑफ द कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो टोटल करंट आई in the circuit will be the sum of the conduction current plus displacement current। अच्छा, हमने डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला बताओ? डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या था? आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट नॉट डी फाई बाई डी टी। डी फाई ई बाय डी टी। फाई ई क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये हमारा चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, तो इसीलिए फाई ई लिखेंगे। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड होता तो फाई बी लिखते हैं, इसी वजह से कंफ्यूजन ना हो। तो एप्सिलॉन डी फाई ई अपॉन में डी टी। अच्छा, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला। कंडक्शन करंट का फॉर्मूला क्या होता है? कंडक्शन करंट का फॉर्मूला क्या था? वही जो हमारा जनरल फॉर्मूला है, डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, डी क्यू बाय डी टी। तो ये था, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन। एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन क्या था बताओ जरा? एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन क्या था? एम्पियर्स इक्वेशन क्या था?
एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, अब एम्पियर्स इक्वेशन क्या कहता है यहाँ पर, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान देना जरा, B डॉट डी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो ये जो हमारा करंट होता है, कौन सा करंट होता है, टोटल करंट। अब जो टोटल करंट हम बोल रहे हैं, इसमें कौन से दो टाइप के करंट हम पे मिले, कौन कौन से, एक था हमारे पास कंडक्शन करंट और एक था डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसी में हमने मॉडिफिकेशन करा और टोटल करंट जो हमारे पास है उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, IC प्लस में ID। ठीक है, वेयर IC इज व्हाट, IC इज कंडक्शन करंट एंड ID इज डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या कहलाता है, मैक्सवेल्स एम्पियर्स इक्वेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जरा। अच्छा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हमने पढ़ा, स्टार्ट करा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? So electromagnetic wave is the composition या combination of varying electric field and varying magnetic field। varying electric field और varying magnetic field के combination से जो वेव बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अच्छा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या था, बताओ जरा, सोर्स क्या था, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मानसी? चार्ज, हाँ, एक्सेलरेटिंग चार्ज। एक्सेलरेटिंग, मूविंग चार्ज नहीं बोलेंगे यहाँ पे, बोलेंगे एक्सेलरेटिंग। अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चार्ज मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बना सकता। लेकिन अगर एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटिंग मतलब जिसकी जो स्पीड है वो कम ज्यादा होती रही हो, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। उस एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल की वजह से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है। तो इसीलिए ध्यान रखना, सोर्स क्या है, एन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इज द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहाँ पर हम इसके आगे बढ़ते हैं कि हम इसमें पढ़ेंगे अब कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या होता है। ठीक है, अच्छा, ध्यान होगा, वेव को हम मेनली 3 टाइप की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन से 3 टाइप की कैटेगरी है? तो एक को हम बोलते हैं मटेरियल वेव, एक को हम बोलते हैं नॉन मटेरियल वेव और एक को हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेव। ध्यान है, ये हमने कुछ पढ़ा था 11th में भी। हमारे पास जो वेव होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वेव होते हैं हमारे पास 3 टाइप के। कौन कौन से वेव होते हैं? तो एक को हम बोलते हैं यहाँ पर मटेरियल वेव, और एक को हम बोलते हैं नॉन मटेरियल वेव, और एक को हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेव। तो ये हमारे पास 3 टाइप के वेव होते हैं। ठीक है, मटेरियल वेव को एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा, मैकेनिकल वेव। ठीक है, और नॉन मटेरियल को नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब सबसे पहले अगर हम बात करें मटेरियल वेव कौन से वेव होते हैं, तो ऐसे वेव जिनको प्रोपेगेट करने के लिए या मूव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, उसको हम बोलते हैं मटेरियल वेव। जैसे साउंड वेव। साउंड वेव क्या है, साउंड वेव एक मटेरियल वेव है। वो कैसे? तो अगर मैं मान लो जैसे कि कुछ बोलता हूँ, अब ये मैंने जो बोला है, ठीक है, ये मान लो किसी दूसरे पर्सन तक जो सामने खड़ा है मेरे, है ना, उस पर्सन तक कैसे जा रहा है, थ्रू दी एयर, यानी जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनके थ्रू होकर के जा रहा है। अगर हम वैक्यूम में खड़े होते हैं, वैक्यूम में क्योंकि एयर भी नहीं है वहां पर, तो वहां पर अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो जो सामने खड़ा बंदा है उसको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि साउंड वेव को प्रोपेगेट करने के लिए क्या चाहिए, एक मटेरियल वेव, एयर चाहिए, है ना। तो ये चीज होता है। अब वहीं पर ही अगर हम बात करते हैं वाटर वेव। वाटर वेव मतलब अगर पानी के अंदर हम पत्थर गिरा दें तो वाटर वेव बनती है। अगर पानी ही ना हो, अगर हम पत्थर गिराएंगे तो वहां पे वाटर वेव बन सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता। ठीक है, और जैसे कि अगर हम रोप वेव की बात करें, रोप वेव मतलब एक रस्सी को हमने एक एंड पे बांध रखा है और उस रस्सी को हमने वाइब्रेट करा तो उसमें भी वेव बनती है। अगर हम पे रस्सी ना हो यानी मटेरियल ना हो तो हम रोप वेव नहीं बना सकते। तो कहने का क्या मतलब है, ऐसी वेव जिनको
मूव करने के लिए, प्रोपिगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर मटेरियल वेव। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा टाइप का आता है हमारे पास वेव का, जिसको हम बोलते हैं नॉन मटेरियल वेव। ठीक है, नॉन मटेरियल वेव। नॉन मटेरियल वेव क्या होते हैं? तो ऐसी वेव जिनको प्रोपिगेट करने के लिए यानी आगे बढ़ने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन मटेरियल वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो किस कैटेगरी में आता है? वो आता है नॉन मटेरियल वेव में। नॉन मटेरियल वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है ट्रैवल करने के लिए। जैसे अगर हम बात करें लाइट की, लाइट भी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी लाइट बेसिकली क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन से मैग्नेटिक फील्ड? तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक चेंज होते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंज होते हुए मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है, तो ये एक बार अगर स्टार्ट होते हैं तो इनको फिर आगे बढ़ने के लिए किसी भी दूसरे मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये खुद ब खुद क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, तो ये एक दूसरे को जनरेट करते चलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे भी वैसे। तो ध्यान रखना, जितने भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो सब किसके अंदर आती हैं? वो आती हैं नॉन मटेरियल वेव के अंदर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जांपल कौन से हैं? जैसे लाइट वेव है ना, यहाँ पर लाइट जो है वो नॉन मटेरियल वेव में आती है। एक्सरे, एक्सरे नहीं सॉरी, गामा रे, गामा रे, अच्छा एक्सरे भी तो उसी में आ गया। एक्सरे, यूवी रे, ठीक है, और हाँ रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सब चीजें जो है हमारे पास, ये सारे सारे जितने भी हैं ये सब किसके अंदर आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आती है। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो सब क्या होती हैं? नॉन मटेरियल वेव होती हैं। ठीक है, तो ये समझ आया नॉन मटेरियल वेव क्या होती है। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कितने हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? हमने 11th क्लास में पढ़ा था ऐसा कुछ, ध्यान है किसी को? कितने टाइप की होती है? हमारे पास 7 टाइप की होती है। आवाज आ रही है सभी को ना? मानसी आवाज आ रही है? हाँ भैया। यस सर। ठीक है, अब देखो ध्यान से। तो हमारे पास नॉन मटेरियल वेव में कौन से आते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारे पास 7 टाइप की जो हैं वो रेज होती हैं, जिनको अभी हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। 11th क्लास हमने थोड़ा पढ़ा है, तो यहाँ पर इसको हम देखने वाले हैं। अच्छा, तो उसके बाद हम अब तीसरे पे आते हैं थोड़ा। ठीक है, जो हमने कहा डी ब्रोगली वेव। ठीक है, जो ये डी ब्रोगली वेव होता है, या इसका एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं मैटर वेव। क्या बोलते हैं यहाँ पे हम? मैटर वेव। ठीक है, ये कौन सी वेव होती हैं? तो मैटर वेव ऐसी वेव होती हैं जो कि मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती हैं। मूविंग पार्टिकल मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब जो पार्टिकल्स होते हैं, जब ये मूव कर रहे होते हैं तो ये अपने अंदर से एक टाइप की वेव को जनरेट कर रही होती हैं। उस वेव को ही हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेव। ठीक है, जो हमने यहाँ पर क्या कहते हैं, डी ब्रोगली वेव के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था 11th क्लास में केमिस्ट्री में वैसे, है ना। तो वहाँ पे कुछ पढ़ा था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है या पार्टिकल मूव करता है तो वो अपने अंदर से ना एक वेव को जनरेट करता है, जिसको हम बोलते हैं द वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। यानी किसी भी पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है, उस वेव को हम बोलते हैं पार्टिकल वेव, मैटर वेव या फिर डी ब्रोगली वेव। तो ध्यान रखना जरा, मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव क्या होती है? So the wave associated with the particle, moving particle is known as de Broglie wave। ठीक है, तो जो हमारे पास अभी मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर आएगा आगे, उसमें इसको थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम। जैसे कि क्या कहते हैं, ड्यूल नेचर हमारे पास एक चैप्टर है ना, ऑप्टिक्स के बाद आएगा, तो उसके अंदर हम इसके ऊपर थोड़ा और डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पे हमें ऊपर ऊपर क्या देखना है कि हमारे पास वेव 3 टाइप की होती है, एक मटेरियल वेव, एक नॉन मटेरियल वेव और एक डी ब्रोगली वेव। मटेरियल वेव क्या होती है? मटेरियल वेव ऐसी वेव होती हैं जिनको प्रोपिगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, जैसे साउंड वेव हो गया, रोक वेव हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या कहते हैं, वाटर वेव हो गया, ये सब क्या कहलाती है? मटेरियल वेव कहलाती है। नॉन मटेरियल वेव क्या होती है? तो जितनी भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आती हैं? नॉन मटेरियल वेव के अंदर आती है, क्योंकि इनको ट्रेवल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रोपिगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमारे पास रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्सरे, यूवी रे, गामा रे, ये सब जो होती है हमारे पास, ये नॉन मटेरियल वेव में आती है। ठीक है, अब
तीसरा हमारे पास डी ब्रोगली वेव, यानी वो वेव जो किसी मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती हैं, है ना, उसी को हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेव। ठीक है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा किस पे फोकस रहेगा, नॉन मटेरियल वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम डिस्कस करें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉन मटेरियल वेव है। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इसको मूव करने के लिए यानी आगे बढ़ने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। पहला पॉइंट समझ आ गया हमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर दी वेव, है ना, विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम टू प्रोपिगेट, यानी इनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है आगे बढ़ने के लिए, आगे प्रोपिगेट करने के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है ये कैसे अपने आप मूव करती है। ठीक है, तो ये कैसे मूव करती है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में समझो। यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो मैंने कहा था तुमसे स्टार्टिंग में कि हमारे पास सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्सिस बना लेता हूँ। ये हम मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ मैं वाई के अलोंग बना रहा हूँ, इस टाइप का। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कंटिन्यूसली क्या होता है, ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है, यानी कि यहाँ पर ये देखो इस तरह से ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। ठीक है, आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसकी वैल्यू बढ़ी, फिर और बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, फिर यहाँ पर मैक्सिमम आ गई, फिर कम हो गई, फिर और कम, फिर और कम, ऐसे होगा। अब उसके बाद क्या होता है, ये नेगेटिव में जाता है, ये इस तरह से नीचे की तरफ बढ़ा और नेगेटिव में भी मैक्सिमम हो गया, और उसके बाद आकर के फिर ये कम कम और कम हो जाएगा। फिर क्या होगा, पॉजिटिव में ये बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा ऊपर, फिर ये इस तरह से इंक्रीज होगा, फिर ये मैक्सिमम आ जाएगा और मैक्सिमम के बाद फिर ये घटना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो ये हमने क्या बनाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, अब यहाँ पे बड़े ही ध्यान से सुनना, जो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सबसे पहले वाले साइकिल पे फोकस करो। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, तो अभी यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 है इसकी वैल्यू, फिर 20 हुई, फिर 30 हुई, 40, 50, यहाँ 50 आके मैक्सिमम, फिर 40, फिर 30, फिर ऐसे करते करते ये 0, फिर -10, -20, -30, फिर -50, -40, माइनस, ऐसे होगा यहाँ पर। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है एक चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है एक चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान दो, जो ये हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जनरेट करता है एक मैग्नेटिक फील्ड को, किस डायरेक्शन में, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ध्यान रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे जा रहा है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, कुछ ऐसे इस तरह से। यानी यहाँ पे जो बना है, यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ये किस डायरेक्शन में बना है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो z के अलोंग था, मतलब देखो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इधर इस ऐसे करके मूव कर रहा है, मतलब हमारे ऊपर क्या है, प्लस जेड एक्सिस, नीचे माइनस जेड एक्सिस है। तो ये क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है जेड के पॉजिटिव साइड में, फिर नीचे जा रहा है जेड की इधर, फिर ऊपर पॉजिटिव जेड की तरफ, फिर नीचे। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ध्यान देना हमारा z एक्सिस क्या है, ऊपर है, और यहाँ पर हमारा x एक्सिस बाहर की तरफ है, तो ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो ध्यान दो जरा, अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से, ये हमने क्या बोला है, 3 हमारे पास एक्सिस है, ये हमारा है y एक्सिस, बाहर की तरफ जो निकल रहा है वो x एक्सिस, और ऊपर जो जा रहा है वो z एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इस टाइप से जा रहा है। ठीक है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ऐसे, इस तरह से जा रहा होता है। तो यहाँ पर मैंने ये दिखा रखा है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। फिर अब ये नीचे वाला जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी तो चेंज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा।
अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आया कैसे, पहली बात तो यहाँ समझना। पहला हमने क्या करा, पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने ये वाले मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को भी गौर से देखो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी तो चेंज हो रही है, वो कैसे, तो मान लो अभी ये मान लेते हैं प्लस का, ये क्या नाम है, प्लस का 10 है, फिर ये 20 हुआ, 30 हुआ, फिर ये 50 होगा, फिर ये 40 30 ऐसे कर करके 0। तो ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है ये चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है, और चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड क्या जनरेट करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या जनरेट करा, साथ वाले मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करा, यहाँ पर जो ग्रीन कलर में मैंने दिखाया। अब ये जो ग्रीन कलर का मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करेगा, ये साथ वाले मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा। कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये जनरेट करेगा इसको। हालांकि ड्राइंग में मैंने पहले इस तरह से बना दिया था, लेकिन जो प्रैक्टिकली होता है वो कैसे होता है कि पहले मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना तो ये साथ में जनरेट कर देगा एक मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करेगा, ये जनरेट करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये z के अलोंग चल रहा है, और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो z के अलोंग चल रहा है, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो x के अलोंग चल रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना ये फिर से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर देगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इस तरह से ये बन गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा, कैसे, ये वाला, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फिर से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। फिर ये यहाँ पर जो हम बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड ये क्या करेगा, ये साथ वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा। अभी साथ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, साथ वाले मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाया, वही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। अब यही साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, यही मैग्नेटिक फील्ड फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो ये हो क्या रहा है कि ये एक दूसरे को ही ना रीजनरेट करते हुए चले जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं, ये एक दूसरे को रीजनरेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हो जाते हैं। अब यहीं पर एक क्वेश्चन आता है क्या, कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर z के अलोंग है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड x के अलोंग है। तो दोनों जा किस डायरेक्शन में रहे, तो दोनों के मूव करने की जो डायरेक्शन है, यानी जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, वो किस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है y डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे तीन कंपोनेंट हुए, कौन कौन से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट, और एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है क्या, तो वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में दोनों वेव ट्रेवल कर रही होती हैं उनको ही हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो ध्यान देना जा रहा है यहाँ पर, ये जो हमारे पास डायरेक्शन है y वाली, इसी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन यानी वेव के चलने की डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर z के अलोंग मूव कर रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो x के अलोंग कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा हुआ, y वाला हुआ। तो ये दोनों के दोनों वेव किधर जा रहे हैं, यहाँ पर y के अलोंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बन सकता था कि मान लो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड x के अलोंग चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड y के अलोंग चल रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कौन सा होगा बताओ, कौन सा होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। भाई एक बार फिर से रिपीट करना। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड x के अलोंग चल रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड y के अलोंग चल रहा हो, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कौन सा होगा, x के अलोंग होगा कि y के अलोंग होगा। समझ आया क्वेश्चन, समझ आया क्वेश्चन। अगर हमारा x के अलोंग मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, y के अलोंग हम मान लेते हैं हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा,
बताओ आर्यन। भैया एक बार इस वाले डायग्राम में समझा दो कि कौन किसके डायरेक्शन में है तो कंपेयर करके बता देंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये समझ आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने ब्लू कलर का दिखाया किस डायरेक्शन में है? ये तो y के अलोंग है। y के अलोंग नहीं है, ये z के अलोंग मूव कर रहा है। कैसे? हमने बोला ना कि z वाला ये है, तो z के अलोंग कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे। तो ये कि हम बोलते हैं कि z के अलोंग मूव कर रहा है, कभी पॉजिटिव z में, कभी नेगेटिव z में। तो ये z के अलोंग मूव कर रहा है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो z के अलोंग मूव कर रहा है। और हमारा मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग मूव कर रहा है? ये x के अलोंग मूव कर रहा है। ऐसे समझ रहे हो? ये यहाँ पर x के अलोंग मूव कर रहा है। दिखाइए। हाँ भैया। हाँ, और दोनों के दोनों वेव जा किस डायरेक्शन में रही यहाँ पे? y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में। तो इसका मतलब हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की बात करेंगे तो ये तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है इसको देखो, हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड x के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड y के अलोंग है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होगा? z के अलोंग होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर किसी भी दो डायरेक्शन के बारे में अगर हमें पता है तो तीसरे की डायरेक्शन हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तीसरी डायरेक्शन क्या होगी? तीसरा एक्सिस ही शो कर रहा होगा। तो यहाँ पर अगर x एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा और y एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, तो जो z वाला एक्सिस होगा वो किसको शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को शो करेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर तीनों के तीनों जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, आया समझिए? कोई डाउट तो नहीं? प्रीति, आर्यन, आवाज आ रही ना? हाँ भैया। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। अब ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? तो हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था कि जो हमारे वेव होते हैं उनको ना हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल वेव। कौन से? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्सल वेव क्या होती है? ध्यान है क्या? जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और एक होता है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, क्या फर्क है दोनों में? आइडिया है किसी को? ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं? देखो सबसे पहले यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं एक स्प्रिंग को। ये मान लेते हैं काफी लूज स्प्रिंग है, ठीक है। और इसमें हमने क्या करा है? हमने इसको एक हल्का सा पुश करा, फोर्स करा, धक्का दिया। अब इस वाले पार्टिकल पे फोकस करना। ये जैसे हमने धक्का दी, ये पार्टिकल किधर मूव करेगा? इधर मूव करेगा, और फिर इधर मूव करेगा, फिर इधर मूव करेगा, फिर इधर मूव करेगा। तो इसका मतलब हमने जो यहाँ पर फोर्स लगाया था वो इस डायरेक्शन में लगाया था, है ना? इस डायरेक्शन में लगाया था। तो जो हमारा ये वाला पार्टिकल है ना, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी आगे जा रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन है हमारे पास, है ना, या इसको ऐसे हम समझेंगे कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन है। जिधर वेव चलती है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। तो जिधर वेव चल रही है उसी के अलोंग ये पार्टिकल मूव कर रहा है। तो अगर वेव के चलने की डायरेक्शन के अलोंग अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे साउंड वेव की बात करते हो, साउंड वेव जब भी हम बोलते हैं तो वो कैसे जाते हैं? साउंड वेव इस तरह से कंप्रेस एक्सपेंड, कंप्रेस एक्सपेंड, कंप्रेस एक्सपेंड, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। तो वो जो साउंड वेव होते हैं वो किस में आते हैं? वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में आते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं? तो ट्रांसवर्स वेव ऐसे वेव होते हैं जिसमें पार्टिकल का मोशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन के परपेंडिकुलर हो। क्या कहने का मतलब है कि जो हमारा पार्टिकल है
जिस डायरेक्शन में वेव चल रही होगी ना उसकी परपेंडिकुलर मूव करेगा। अभी क्या हो रहा था स्प्रिंग वाले केस में कि जिधर हमारी वेव चल रही थी उसके अलोंग चल रहा था वो, यानी उसके पैरेलल चल रहा था पार्टिकल। तो जब भी पार्टिकल वेव के तरफ या वेव के अलोंग मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन जिधर वेव चलता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल मूव करे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। जैसे अगर हमने किसी रस्सी को एक एंड पे बांध रखा है, उसको इस तरह से हमने क्या करा, वाइब्रेट करा, मूवमेंट करा दिया यहाँ पे, तो वो कैसे मूव करेगा, तो इसको गौर से देखो कि मान लो स्टार्टिंग में रस्सी हमारे पास क्या थी, इस तरह से थी, ठीक है। अब इसको हमने जैसे ही मूव करा, ये इस तरह से मूव करना स्टार्ट करती है। अब यहाँ पर किसी भी एक पार्टिकल को पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं ये पार्टिकल है रस्सी का। अब इधर देखोगे तो वेव के चलने की डायरेक्शन क्या होगी, वेव के चलने की डायरेक्शन ये वाली होगी, क्योंकि हमने इस तरह से वेव को मूव करा है। लेकिन जो हमारा पार्टिकल है वो कैसे जाएगा, तो ये रस्सी कभी ऊपर है कभी नीचे भी आएगा, तो ये पार्टिकल कभी जाएगा डाउनवर्ड कभी जाएगा अपवर्ड, ठीक है, कभी डाउनवर्ड कभी अपवर्ड। तो पार्टिकल का मोशन क्या हुआ, वेव के चलने की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर हुआ, यानी कि हमारा वेव चल रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन ये पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, अप डाउन या ऊपर नीचे। तो एंगल कितने का बना है यहाँ पर, ये एंगल बना 90 डिग्री का। इसमें एंगल कितना बन रहा था, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल बना 0। तो इसमें हम बोलते हैं कि पार्टिकल और वेव के चलने की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इसका मतलब वो पैरेलली चल रहे हैं। लेकिन इस केस में कैसा है, पार्टिकल मूव कर रहा है ऊपर नीचे, लेकिन वेव चल रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और पार्टिकल का मोशन है वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस वाले जो वेव होते हैं इनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स। और इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ध्यान रखना जरा, जो हमारे साउंड वेव होते हैं वो कौन से वेव की कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की डायरेक्शन, यानी कि वो कैसे जाएंगे, कंप्रेस एक्सपेंड इस तरह से होके जाते हैं। यानी जो हमारे एयर के पार्टिकल्स हैं उनको कंप्रेस एक्सपेंड ऐसे करेगा। तो वेव के चलने की डायरेक्शन और जो एयर के पार्टिकल के चलने की डायरेक्शन है वो दोनों पैरेलल होते हैं, तो वो आते हैं लॉन्गिट्यूडनल में। लेकिन वहीं पर ही अगर हम बात करते हैं वाटर के पार्टिकल्स, वाटर वेव हो गया, ठीक है, रोप वेव हो गया, है ना, ये सब किस में आते हैं, ट्रांसवर्स वेव में आते हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है वो भी किस में आता है, वो भी आता है हमारे पास ट्रांसवर्स नेचर में। वो क्यों, तो अभी हमने पढ़ा था कि जो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड चलते हैं वो कैसे चलते हैं, वो इसी तरह से तो चलते हुए दिखाई देते हैं हमें। तो उसमें अभी हमने देखा था कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी चल रहा था और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी चल रहा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के, इसीलिए इनका नेचर कैसा होगा, ट्रांसवर्स नेचर। तो पहला पॉइंट पता चल गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, किसके परपेंडिकुलर होते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ आया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा नेचर का होता है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होता है कि ट्रांसवर्स नेचर का होता है। आवाज आ रही है, हम्म। तो देखो भैया एक बार लॉन्गिट्यूडनल वेव फिर से समझा दो, नहीं समझ आया। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे पास कैसे चलते हैं पार्टिकल्स, तो देखो जैसे हमारे पास एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। देखो ये नॉर्मल हमारा स्प्रिंग है, काफी लूज स्प्रिंग हमने बोला ये। अब किसी स्प्रिंग को ना एक एंड से थोड़ा सा धक्का दे दो। अब इसको अगर धक्का देते हो तो क्या होता है, तो जैसे ही धक्का देंगे तो यहाँ के ये जो स्प्रिंग है वो थोड़े से क्या होंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। कंप्रेस होने के बाद फिर फैलेंगे, फिर कंप्रेस होंगे आगे जाके, फिर फैलेंगे, फिर कंप्रेस होंगे, फिर फैलेंगे। ये ऐसे मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मैं एक सेकेंड इसमें तुम्हें दिखाता हूँ थोड़ा सा वीडियो, हल्का सा दिखेगा।
दिख रहा है क्या ये वीडियो? वीडियो दिख रहा है? Fix one end of a slinky to a wall. Hang some pieces मानसी, प्रीति, आर्यन, ये वीडियो दिख रहा है क्या? of papers on the coils at equal distances. Press a few coils on the free end A, held in the hand, and then release them. Now a region of high pressure shift from A to B. But paper pieces do not move from A to B. Here the energy is transmitted from A to B with आवाज आ रही है? दिख रहा है क्या? भाई एक बार फिर से वीडियो ऑन कर दो। आप पूरा मतलब रुक गए थे, नहीं दिख रहा कुछ भी। अच्छा, एक मिनट। hang some pieces of papers on the coils at equal distances. Press a few coils on the free end A, held in the hand, and then release them. Now a region of high pressure shift from A to B. But paper हाँ, ये दिख रहा है क्या? pieces do not move from ये दिख रहा है यहाँ पर, ये एनिमेशन। आवाज आ रही है? हाँ भैया। हाँ देखो, तो यहाँ पर इस चीज को देखना, ये जो हमारे पास था इसने ऐसे पुश करा, तो ये क्या हुआ, पहले हाँ भैया कंप्रेस, दिख रहा है। है ना, ये कंप्रेस हुआ। कंप्रेस होने के बाद ये एक्सपेंड करता है। तो यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट को अगर नोट करेंगे हम, तो ये पार्टिकल ना कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे मूव करेगा। और वेव के चलने की डायरेक्शन क्या है, इसके अलोंग है। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि वेव के चलने की डायरेक्शन और पार्टिकल के मूवमेंट की डायरेक्शन दोनों पैरेलल है। तो जब भी वेव के चलने की डायरेक्शन और पार्टिकल के मूवमेंट की डायरेक्शन पैरेलल होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो ध्यान रखना, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में फर्क क्या है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में फर्क ये है कि जो हमारे पास इसको हटाता हूं मैं। हाँ, जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है उसमें पार्टिकल का मोशन वेव के मोशन के अलोंग होता है, वेव के मोशन के पैरेलल होता है। लेकिन जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होते हैं उसमें पार्टिकल का मोशन जो होता है वो वेव के मोशन के अलोंग मोशन के परपेंडिकुलर होता है। यानी जिस डायरेक्शन में वेव हमारी चल रही होगी ना, उसके परपेंडिकुलर वो पार्टिकल मूव करता है, जैसे कि हमने रोप के केस में देखा था। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वो किस नेचर के होंगे, लॉन्गिट्यूडनल के ट्रांसवर्स। तो वो ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर है ट्रांसवर्स नेचर। ओके, आया समझ? हाँ भैया। ठीक है, हाँ तो देखो ध्यान से, तो ये हमने पढ़ लिया। ये दिख रहा है स्क्रीन, कोई दिक्कत तो नहीं, पीडीएफ दिख रहा है ना? हाँ भैया दिख रहा है। ठीक है, प्रीति आवाज आ रही है, आर्यन? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो दूसरा, पहला समझ आ गया तुम्हें, पहले इसका क्या थी प्रॉपर्टी जो हमने भी पढ़ा, नेचर।
पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस नेचर का होता है? लॉन्गिट्यूडनल की ट्रांसवर्स? तो ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन का मतलब हमेशा ध्यान रखना वेव के चलने की डायरेक्शन के, ठीक है, वेव के चलने की जो डायरेक्शन होती है उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे, दूसरा नेचर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होते हैं, साथ ही साथ में ये परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, यानी वेव के चलने के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे, खुद के भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये दूसरा हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो कि यहाँ पर इस डायग्राम में मैंने शो कर रखा है। यहाँ पर ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने रेड कलर से दिखा रखा है, मैग्नेटिक फील्ड हमने ब्लैक कलर से दिखा रखा है, और ये जो डायरेक्शन है ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम भी बनाने को कई बार आता है एग्जाम में, तो ये सिंपल सा है। अब यहाँ पर उसके आगे हम बढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं 7 टाइप के। तो मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ जो हमने वहां पे भी पढ़ा था। कौन कौन से हमारे पास वेव होते हैं? एक होता है हमारे पास रेडियो वेव, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, यहाँ पर लाइट, जिसको हम विजिबल लाइट भी बोलते हैं, यहाँ विजिबल लिख देता हूँ मैं क्योंकि यही एक लाइट है जिसकी हेल्प से हम देख पाते हैं। अल्ट्रा वायलेट रे, एक्सरे, गामा रे याद है? ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। इलेवेंथ क्लास में था ये, केमिस्ट्री में। और इसको इसी पैटर्न में हमें याद रखना होता है, और इसका मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताया, तरीका बताया था याद रखने का। ये देखो, ठीक है। तो ये हमारे पास है। इसके लिए हम क्या शॉर्टकट तरीका यूज करते हैं तो ये हमें पता रहना चाहिए। तो ये था हमारे पास रेडियो मिर्ची ILU, यानी इंफ्रारेड, और ये जो हमारा L है, L मीन्स लव फॉर लाइट, क्योंकि यही पूरी जो रेडिएशंस होती हैं तो यही एक ऐसी लाइट है जिसकी हेल्प से हम देख सकते हैं और किसी भी रे से हम नहीं देख सकते। तो जो ये हमारा यहाँ पर लव है वो है फॉर द लाइट, विजिबल लाइट। तो ये हमारे पास रेडियो मिर्ची ILU, यू से है अल्ट्रा वायलेट, और जेरोक्स गन, जेरोक्स गन, ठीक है। तो ये हमने एक छोटा सा फॉर्मूला ऐसे याद करने के लिए बना रखा है कि इसको तुम्हें इसी पैटर्न में याद रखना है। क्यों इसी पैटर्न में याद रखना है तो थोड़ा सा यहाँ पे समझना। जो इन सभी रेज में से जो मैंने कहा यहाँ पे रेडियो मिर्ची, ये ILU, जेरोक्स गन, इनमें से रेडियो वेव के लिए, मिर्ची से माइक्रोवेव, आई से इंफ्रा, एल से विजिबल लाइट ये बोल दो या विजिबल लाइट बोल दो, ठीक है, यू से अल्ट्रा वायलेट रे, एक्स से जेरोक्स, और यहाँ से गन से गामा रे। अब ये जो हमारे पास गामा रे होती है ये सबसे ज्यादा जो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है, पेनिट्रेटिंग पावर मतलब आर पार करने की एबिलिटी, तो सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो होती है गामा रे की, यानी सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है गामा रे की। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जब हम इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है,
क्या बोलते हैं हम यहाँ पर कि फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही होती है जब भी हम इस डायरेक्शन में चलेंगे। तो इन सभी रेज में से किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है? तो आंसर है गामा रे की सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, सबसे कम फ्रिक्वेंसी किसकी होगी? तो आंसर है रेडियो वेव की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर कई बार हमें अरेंज करने को आता है, हमें रैंडमली कोई 4-5 दे देगा वो वेव, और उनमें से हमें ऑर्डर में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में अरेंज करना हो, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ होती है वो एक दूसरे के इनवर्स होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, है ना, उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब इसको एक और तरीके से भी बोला जा सकता है यहाँ पर कि यहाँ पर अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारी वेवलेंथ डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी, लेकिन वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो मुझे बताओ सबसे अधिक किसकी वेवलेंथ है इन सभी वेव में से? सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होगी? रेडियो वेव। रेडियो रेडियो वेव की। ठीक है, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? गामा रे। हाँ, गामा रे की। अब यहाँ पर थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं। जो ये हमारा विजिबल लाइट होता है इसमें भी हमें मिलते हैं 7 कलर्स। ठीक है, 7 कलर हम बोल रहे हैं, हालांकि 7 रेज है जो हमारे विजिबल लाइट, वो कौन कौन से हैं? तो ध्यान दो जरा, ये हमारे पास है विबग्योर, याद होगा, VIBGYOR। अब इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा है? ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि ये बिल्कुल इसी ऑर्डर में है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, मतलब इनमें से विजिबल लाइट में अगर हम बात करते हैं, फिर ऑरेंज की आती है, फिर येलो की, ग्रीन की, ब्लू की, और फिर इंडिगो एंड वॉयलेट। तो ये हमने पूरा जो पैटर्न लिख रखा है ये हमारे पास बताता है कि अगर इधर जाएंगे तो वेवलेंथ घटेगी, और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो मुझे बताओ रेड में से और वॉयलेट में से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? रेड की या वॉयलेट की? वॉयलेट वॉयलेट की वॉयलेट की। फ्रीक्वेंसी। हाँ, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी इनमें से? रेड की। रेड की। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं हमें, क्वेश्चन मैंने जो दिया यहाँ पर, इसको देखो। हमारे पास एक्सरे गिवन है, हमें गिवन है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव हमें गिवन है गामा रे और ग्रीन लाइट। ठीक है, तो इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के पैटर्न में। कैसे अरेंज करेंगे? इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के टर्म में बताओ। तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा? इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में अरेंज करना है। सबसे पहले तो गामा रेज आ जाएगी। हाँ हाँ, ध्यान रखना, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है सबसे कम फ्रीक्वेंसी, उसके बाद फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फिर उसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, फिर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैंने ये वर्ड बोला इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब हम छोटे से स्टार्ट करेंगे। अगर ये बोलता है ना डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, तो सबसे अधिक वाला पहले होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इस वर्ड का ध्यान रखना, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी बोला उसने, तो इसका मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला पहले आएगा, फिर उससे अधिक वाला, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक वाला। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव। तो यानी पहले नंबर पे कौन सा आएगा? माइक्रोवेव। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? ग्रीन लाइट। दूसरे नंबर पे आएगा ग्रीन लाइट। तो ये नहीं हमारा, सॉरी। हाँ हाँ, यही तो आ रहा है। माइक्रोवेव के बाद देखो ना, तो इंफ्रा है हमारे पास, ना रेडियो वेव है। अच्छा हाँ ठीक है। विजिबल लाइट में हमारा ग्रीन लाइट ही तो आ रहा है, तो दूसरे नंबर पर हमारा आएगा ग्रीन। तीसरे पे कौन सा आएगा? एक्सरे। एक्सरे। तीसरे पे आएगा एक्सरे, और लास्ट में कौन सा आएगा? गामा रे। ठीक है, तो ये हमारा हो गामा रे। गया हाँ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। अब यहीं पे थोड़ा सा वर्डिंग्स चेंज करते हैं। अगर मैं बोलता डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के टर्म में बताओ तो क्या होता? डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में सबसे पहला इसका फ्रीक्वेंसी, अपोजिट हो जाता। हाँ अपोजिट, मतलब गामा पहले आता, गामा के बाद एक्सरे आता, एक्सरे के बाद ग्रीन लाइट आती, फिर उसके बाद माइक्रोवेव आता। ओके, अब यही वेवलेंथ के टर्म में पूछता, तो मान लो वो कहता तुमसे कि डिक्रीजिंग वेवलेंथ के टर्म में बताओ, तो क्या होता? तो डिक्रीजिंग वेवलेंथ में क्या होता है? सबसे अधिक वेवलेंथ वाला
फिर सबसे कम वेवलेंथ वाला, फिर वैसे। तो क्या होगा वो पैटर्न? डिक्रीजिंग वेवलेंथ। सबसे ज्यादा किसकी वेवलेंथ है इन सब में से? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की, बिल्कुल, यानी यही पैटर्न रहता है। तो अगर हम इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी बोलें या डिक्रीजिंग वेवलेंथ बोलें, ये सेम ही है। तो तुम पहचान गए कि पहला जो सबसे अधिक वेवलेंथ है वो माइक्रोवेव की है, और उसके बाद ग्रीन की है, फिर एक्सरे, फिर गामा है। तो ये ऐसे ही पहचानने को आता है कई बार पेपर में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आ गया सभी को समझ? हाँ भैया। ठीक है। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है यहाँ पर यूजेस। यूजेस क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के? हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्पेक्ट्रम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम क्यों हम बता रहे हैं, तो जरा ध्यान देना। स्पेक्ट्रम वर्ड पहले कहीं सुना है? स्पेक्ट्रम यस सर। कहाँ सुना है? सर वही विबग्योर। हाँ, विबग्योर। वायलेट, अगर हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी हमने क्या करा है, जो सन से मान लो रेज आ रही हैं, है ना। अब ये व्हाइट, इसके अंदर ना सारी जो वेव है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी वेव आ रही हैं। तो वहां पर हमने इनको डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया हमने? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रा, इन सब में डिवाइड करा है। तो इसीलिए इसके वर्ड यूज करें हम स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बेसिकली हम सारे सारे जो वेव है हमारे पास उनकी स्टडी करते हैं, उनके यूजेस क्या है, उनके सोर्स क्या है, तो उनको यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखो, सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आता है रेडियो वेव। अब रेडियो वेव है क्या? तो जैसे कि नाम से हमें मालूम चल रहा है रेडियो वेव, रेडियो वेव क्या होता है हमारे पास? तो रेडियो वेव जो होता है इसको हम कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज करते हैं। जैसे हमारा सेल फोन हो गया, टेलीविजन हो गया, टीवी वगैरह, तो जो सिग्नल जो हम रिसीव करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, उन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेडियो वेव यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, कम्युनिकेशन सिस्टम में, टीवी में, टेलीविजन, ये सब में, रेडियो वेव, रेडियो में, ये सब में हम कौन सी वेव यूज करते हैं? रेडियो वेव यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूजेस मैंने बता दिए कि क्या है रेडियो वेव का। कम्युनिकेशन सिस्टम में, सेल फोन में, हमारे रेडियो में, टेलीविजन में कौन सी वेव यूज करी जाती है? रेडियो वेव्स की यूज करी जाती है। लेकिन ये रेडियो वेव बनाते कैसे हम? सोर्स क्या है इसका? तो ध्यान रखना, जो हमारे पास ऑसिलेटिंग सर्किट होते हैं। ऑसिलेटिंग सर्किट क्या होते हैं? तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है ऑसिलेटर। क्या होता है ये ऑसिलेटर? तो जो एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है ना, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटर। ऑसिलेटर मतलब, यानी ये वेव को ना इसमें ऑसिलेट करवाते हैं। क्या मतलब है इसका? तो थोड़ा सा यहाँ पे समझना डिटेल में, हालांकि ना वो पूछेगा नहीं, बट वो सोर्स पूछते हैं, तो ये तुम्हें बस पता रहना चाहिए। एक ऑसिलेटिंग सर्किट को हम बोलते हैं रेडियो वेव का सोर्स। कैसे जनरेट करता है, तो ये मैं बताता हूँ। जो हमारे पास एक ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर एक इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर क्या होता है? बेसिकली कॉइल टाइप का होता है। ये इंडक्टर लगा हुआ हो और एक कैपेसिटर लगा हुआ हो, और इसको अगर हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, बैटरी से कनेक्ट कर रखा है इस तरह से, तो यहाँ पर ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर एक खास काम करते हैं। क्या? कि जो ये बैटरी से एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी को यहाँ पर सबसे पहले ये मान लो इंडक्टर के थ्रू जाएगा। तो ये इंडक्टर के थ्रू जब जाता है, तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? तो हमने पढ़ा था वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। और कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। सेम जब ये एनर्जी आगे जाती है तो कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगी। किस फॉर्म में स्टोर होगी कैपेसिटर के अंदर? तो याद होगा, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। और फिर आगे ये एनर्जी जाएगी यहाँ पर, फिर वही आगे एनर्जी ऑसिलेट करती जाएगी। यानी अगर हम एक आइडियल केस लेते हैं, तो जो एनर्जी बैटरी से मिली है वही एनर्जी कभी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रही है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रही है। और हमने ये अभी पढ़ा था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या जनरेट होता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो हमारा रेडियो वेव है, वो एक जो एलसी ऑसिलेटर होता है, या इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटिंग सर्किट होता है, उससे जनरेट कराया जाता है। तो रेडियो वेव को हम कैसे बनाते हैं? रेडियो वेव को हम बनाते हैं एक ऑसिलेटिंग सर्किट के थ्रू। तो ध्यान रखना, हम अगर बोलते हैं क्या
कि सोर्स ऑफ रेडियो वेव क्या है, तो सिंपली इतना बोलोगे, एक ऑसिलेटिंग सर्किट। और ऑसिलेटिंग सर्किट होता क्या है, तो एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हुआ होता है, उसी को ही हम बोलते हैं ऑसिलेटिंग सर्किट। तो ध्यान रखना, ऑसिलेटिंग सर्किट इज द सोर्स ऑफ द रेडियो वेव। ठीक है, समझ आया ये चीज? क्या होता है रेडियो वेव का सोर्स? तो ऑसिलेटिंग सर्किट। क्या होता है ऑसिलेटिंग सर्किट? तो एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटिंग सर्किट। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? एक नंबर में बस पूछे जाते हैं कई बार, और कुछ? अच्छा, अब इसकी फ्रिक्वेंसी की रेंज हमें पता रहनी चाहिए। अगर तुम्हें एक रेंज पता है, दूसरी चीज तुम निकाल सकते हो। इसमें फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 5 इंटू 10⁵ से लेकर के 10⁹ हर्ट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 5 इंटू 10⁵ से लेकर के 10⁹ हर्ट्स तक की इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। अगर हमें फ्रीक्वेंसी रेंज पता चल गई, तो हम उसकी वेवलेंथ रेंज बता सकते हैं। वो कैसे बता सकते हैं? तो ध्यान रखना जरा, हमारे पास एक फॉर्मूला था, क्या? लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू। ये ध्यान है क्या? लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू, जिसमें लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान रखना, लैम्डा इज वेवलेंथ, c is the speed of light, speed of light, and nu क्या है इसमें? nu is the frequency, nu is the frequency। हमने बोला कि फ्रीक्वेंसी तो हमें मालूम है, वो ये रही, तो हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? तो अगर हम मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है ν1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁵ तो यहाँ पर इसमें पुट कर दो, तो लैम्डा वन क्या आएगा? लैम्डा वन आएगा c अपॉन में ν1। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी हम पे 5 इंटू 10⁵ सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 3 अपॉन में 5, 3 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। और 10⁵5 10⁵8 कितना बच जाएगा? ये 10⁵3, तो 10⁵3 ये आ गया हमारे पास। तो देखो ध्यान से, ये वैल्यू हमारे पास 10⁵3 है, तो एक 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा? 6 इंटू में 10⁵2। समझ रहे हो? एक 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया ये वेवलेंथ की वैल्यू। तो इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास वेवलेंथ ये आ गया। अब ये वाला अगर हमारा फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम ν2 बोल रहे हैं, तो हम λ2 निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? तो देखो ध्यान से जरा, वही सेम फॉर्मूला लगा देना हमें। कैसे? तो λ2 इज इक्वल टू सी बाय ν2। सी कितना है? सी हम पे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ν2 फ्रीक्वेंसी कितना लेंगे हम? 10⁹9, तो 10⁹9। अब 10⁸8 है, 10⁹9 है, काट दो इसको, कितना बच जाएगा? एक 10 बचेगा ना, तो 3/10 कितना होता है? 0.3। तो देखो जरा ध्यान से, ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई 0.3। तो इसका मतलब तुम्हें एक रेंज पता रहेगी ना, तुम वेवलेंथ आसानी से निकाल सकते हो। तो इनमें से एक याद कर लेना फ्रीक्वेंसी, मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसी रेंज याद कर लेना, जिससे तुम्हें वेवलेंथ वाली रेंज मालूम चल जाएगी। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? आ गया समझिए? यस सर। ठीक है, अब देखो जरा इसके यूजेस कहाँ पे यूज करते हैं। ये मैंने बताया कि दे आर यूज इन दी कम्युनिकेशन सिस्टम मेनली। कौन से? जैसे रेडियो में यूज करते हैं, टेलीविजन में यूज करते हैं, ठीक है, इन सब में यूज करते हैं। जो सेल फोन्स होते हैं हमारे पास, सेलुलर फोन्स जिसको बोलते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो वॉइस कम्युनिकेशन इन सब के अंदर यूज करते हैं। ये इसके यूजेस हैं। ओके, अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, पहला कौन सा था हमारा? रेडियो वेव। रेडियो वेव का सोर्स क्या था बताओ? क्या था सोर्स ऑफ रेडियो? ऑसिलेटिंग सर्किट। ऑसिलेटिंग सर्किट। ठीक है, क्या होता है ऑसिलेटिंग सर्किट? सर इंडक्टर और कैपेसिटर का का सर्किट। कॉम्बिनेशन। ठीक है, अच्छा, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या थी?
5 इंटू 10⁵ से लेकर के 10⁹ हर्ट्ज। ठीक है, ये याद रखना, धीरे धीरे करोगे ना मेमोराइज हो जाएगा। 5 इंटू 10⁵ से लेकर के 10⁹ हर्ट्ज वो है। और उससे हमने वेवलेंथ कैसे निकाला था, कौन से फॉर्मूले से, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू से। ठीक है, यूजेस क्या है रेडियो वेव के, कहाँ यूज करते हो? सेल फोन में, सेल फोन में, रेडियो में, टेलीविजन। टेलीविजन में, यानी जितने भी कम्युनिकेशन के सिस्टम होते हैं, है ना, उन सब में हम यूज करते हैं रेडियो वेव। तो रेडियो वेव ध्यान है तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं, वो तुम्हें याद भी रहेगा। अच्छा, अब अगला आता है माइक्रोवेव। ठीक है, तो माइक्रोवेव वर्ड से तुम्हें क्या समझ आता है, कहीं सुना है ये वर्ड? खाना गर्म करना। खाना गर्म करते, बिल्कुल। माइक्रोवेव ओवंस जो होते हैं, तो माइक्रोवेव ओवंस जो तुम्हारे होते हैं उसके अंदर जो वेव जनरेट होती है वो यही वाली वेव होती है। तो नाम से पहले तुम्हें यूज वैसे ही मालूम हो गया, याद हो गया कि माइक्रोवेव ओवंस में माइक्रोवेव यूज कर जाते हैं। ठीक है, पहला यूज तो वैसे तुम्हें याद रहेगा टिप्स पे। अब थोड़ा सा इसको और यूजेस समझते हैं, और पहले इसके सोर्स की बात करते हैं। अभी हमने पढ़ा था रेडियो वेव का सोर्स होता है एक ऑसिलेटिंग सर्किट। अब उसी ऑसिलेटिंग सर्किट को अगर हम वैक्यूम ट्यूब के अंदर रख देते हैं तो वो जनरेट करने लगता है माइक्रोवेव को। तो मतलब एन ऑसिलेटिंग सर्किट प्लेस्ड इन अ वैक्यूम ट्यूब, वो क्या जनरेट करता है, माइक्रोवेव को। तो इसका सोर्स क्या हुआ, तो ऑसिलेटिंग सर्किट इन वैक्यूम ट्यूब, उसी को क्या बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ माइक्रोवेव। तो ध्यान रखना, पहला रेडियो वेव के लिए क्या था कि ऑसिलेटिंग सर्किट था। ठीक है, लेकिन उसमें हमने अब ऑसिलेटिंग सर्किट को अगर वैक्यूम ट्यूब में डाल दिया, वैक्यूम ट्यूब मतलब जहां पे हमने एयर को भी निकाल दिया है, तो उस ट्यूब के अंदर अगर हमने डाल दिया उस सर्किट को, तब उस टाइम पर जो वेव जनरेट करेगा वो कौन सी वेव होती है, वो माइक्रोवेव होती है। तो कंडीशन थोड़ी सी बदल गई कि यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब में अगर हम डाल देते हैं ऑसिलेटिंग सर्किट को, तो वो कौन सा वेव जनरेट करता है, माइक्रोवेव। ठीक है, तो समझ आया दोनों में क्या डिफरेंस है, कि उसमें हम वैक्यूम ट्यूब यूज नहीं कर रहे थे बट इसमें यूज करते हैं। तो ऑसिलेटिंग सर्किट को प्लेस कर दो वैक्यूम ट्यूब में तो वो जनरेट करता है माइक्रोवेव। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, तो वो फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ पे छोड़ा था हमने, 10⁹ पे, ये वहीं से स्टार्ट होगा। तो 10⁹ से लेकर के 3 इंटू 10⁻11 हर्ट्ज, ये है हमारे पास वैल्यू किसकी, फ्रीक्वेंसी की। अब ये अगर फ्रीक्वेंसी की बताया तो वेवलेंथ तुम निकाल सकते हो खुद ही, तो ये तुम खुद निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो, जिससे हमारे पास वेवलेंथ रेंज क्या आएगी, 0.3 से लेकर 10⁻³ मीटर। तो ये निकालना तुम्हें आता है, ये मैंने फॉर्मूला बता दिया, तो ये कर लोगे। अब आते हैं इसके यूजेस पे, कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ है। तो पहला तो तुमने वही बताया, माइक्रोवेव ओवंस में यूज करते हैं फॉर द कुकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, राडार सिस्टम में इसको यूज करा जाता है फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। क्या होता है ये, जैसे कि मान लो जो हमारे बॉर्डर पर या कहीं भी हम जैसे एरोप्लेन्स वगैरह आ रहे हैं या दूसरे जेट हमारे देश में एंटर न कर जाएं, इसके लिए क्या करते हैं हम ना, माइक्रोवेव्स को फैला देते हैं। कैसे फैलाते हैं, हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास मान लो एक माइक्रोवेव को जनरेट करने वाला कोई सिस्टम है, अब उसने माइक्रोवेव को जनरेट करा, अब उसको हम काफी बड़ी रेंज में फैला देते हैं। अब बड़ी रेंज में अगर हमने फैलाया है, ठीक है, तो उस रेंज में अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है ना, तो उसको वो डिटेक्ट कर लेता है, और डिटेक्ट करके वो बता देता है कि हाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लो, यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि मान लो सबसे पहले कि यहाँ पर ना ये हमारा जैसे कोई पर्टिकुलर लोकेशन है ना। अब इस पर्टिकुलर लोकेशन में हमारे पास कोई एक सिस्टम है, इसने क्या करा है, ये यहाँ तक पूरे यहाँ तक माइक्रोवेव को फैला दिया है। अब इस माइक्रोवेव में अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट एंटर करता है ना, एंटर करेगा यहाँ पे मान लो मूव करा, यहाँ पे मूव करा, तो उसकी पोजीशंस को ये डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, कैसे डिटेक्ट करेगा, तो ये बता दो मैं, जैसे ही इसमें मूव करता है तो यहाँ से मान लो यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, अब यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पे गया तो वो क्या करेगा, ये जो हमारा मशीन है ये इस पोजीशन को और इस पोजीशन को नोट कर रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो मेजर कर चुका है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम चल गया, और यहाँ से यहाँ तक वो कितने टाइम में गया है वो हमें मालूम चल गया। अब अगर उसको डिस्टेंस और टाइम मालूम है तो वो क्या निकाल सकता है, तो आंसर है वो वेलोसिटी निकाल सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना जरा, भैया एक बार फिर से समझो, हमारे पास एक माइक्रोवेव को जनरेट करने वाला डिवाइस, कौन सा डिवाइस, अभी मैंने बताया था वो सोर्स था हमारे पास। ठीक है, ऑसिलेटिंग सर्किट इन वैक्यूम ट्यूब, उससे हमने जनरेट करा है किसको, माइक्रोवेव को, और उस माइक्रोवेव को एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर हमने फैला दिया।
अब उस रेंज में अगर कोई ऑब्जेक्ट एंटर करेगा तो वो उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेगा कि ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर करा वो डिस्टेंस हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक वो कितने टाइम में गया वो टाइम भी उसके पास पता है। तो ये दो डाटा अगर बताएं तो वो स्पीड को बता सकता है कि वो उसकी स्पीड क्या है। तो जो ट्रैफिक पुलिस वगैरह होते हैं ना वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत यूज करते हैं। उनके पास एक मशीन होता है, वो रख दिया उन्होंने, और उस मशीन से क्या होता है कि वो पर्टिकुलर रेंज में वो फैला देते हैं माइक्रोवेव को। और जैसे ही कोई बाइक वाला या कुछ भी मान लो जैसे कार वाला आता है हाई स्पीड से, तो हाई स्पीड से कराता है तो पुलिस वाला तो उसको दूर से देख तो नहीं रहा कि वो उसकी स्पीड ज्यादा है, उस पर चालान काटना है। वो कैसे डिटेक्ट करता है? उस मशीन की हेल्प से। उस मशीन में फटाफट से बताता है कि हाँ इसकी स्पीड जो है वो एक लिमिटेड रेंज से ऊपर है या नीचे, ठीक है। तो उससे वो उसे पहचान जाते हैं। तो जो चालान वालान करते हैं ना हाई स्पीड वगैरह के, वो कैसे करते हैं? वो इन्हीं की हेल्प से ही डिटेक्ट करके पता लगाया जाता है, तभी करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें जरा, जो माइक्रोवेव होते हैं वो एयरक्राफ्ट के नेविगेशन के लिए, उनकी स्पीड जानने के लिए, इन सब चीजों के लिए यूज करा जाता है। जहां पर टेनिस वगैरह खेलते हैं ना, टेनिस की स्पीड या क्रिकेट में बैट बॉल की स्पीड, ये कैसे बताते हैं? हम उसमें भी माइक्रोवेव की हेल्प से ही बताते हैं। तो ध्यान रखना मैंने क्या क्या बताया। अगर हमें टेनिस बॉल या क्रिकेट बॉल की स्पीड को जानना है, ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियों की स्पीड को जानना है, तो उनके लिए भी उनकी स्पीड को डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? माइक्रोवेव का यूज करते हैं। एयरक्राफ्ट नेविगेशन मतलब जहाज हमारा किस लोकेशन पर है उसकी लोकेशन जानने के लिए किसका यूज करते हैं? माइक्रोवेव का यूज करते हैं, ठीक है। कुकिंग पर्पज के लिए किसका यूज करते हैं? माइक्रोवेव का यूज करते हैं। तो मैंने मेन क्या क्या यूज बताया, पेपर में कई बार पूछा जाएगा कि रडार सिस्टम में एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए कौन सा वेव यूज करा जाता है, तो आंसर क्या रहेगा? माइक्रोवेव, ठीक है। दूसरा, स्पीड ऑफ टेनिस बॉल या क्रिकेट बॉल उनको जानने के लिए किसका वेव यूज कर, कौन सी वेव का यूज करते हैं? माइक्रोवेव, ठीक है। या गाड़ियों की स्पीड वगैरह, ऑटोमोबाइल्स जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम, ऑटोमोबाइल्स की स्पीड जानने के लिए किसका यूज करते हैं? हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं। जैसे रेसिंग वगैरह होती है वहां पर भी इसका यूज करा जाता है, ठीक है। कुकिंग पर्पज के लिए तुम जानते ही हो, उसका तो हम यूज करते ही हैं, ठीक है। अब एक और हमारे पास होता है कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को भी स्टडी करने के लिए भी इसका यूज करा जाता है, ठीक है। यानी एटम्स मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में भी इसका काफी ज्यादा जो है यूज करा जाता है। तो ये हमारे पास कुछ कुछ मेन यूजेस हैं, ठीक है। समझ आए यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं? पहला पॉइंट समझ आया? राडार सिस्टम। राडार सिस्टम क्या होता है? बेसिकली एक हमने क्या करा, माइक्रोवेव को फैलाया, और उस माइक्रोवेव की रेंज में अगर कोई हमारा जहाज वगैरह या एयरक्राफ्ट वगैरह आता है तो उसके पोजीशंस को है ना हम नेविगेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ओके। तो एयरक्राफ्ट नेविगेशन में हम इसका यूज करते हैं। दूसरा, हम स्पीड जानने के लिए, कौन सी स्पीड? कोई भी टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, इन सब की स्पीड जानने के लिए यूज करते हैं। कुकिंग पर्पज में यूज करेंगे, और एटम्स या मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर वगैरह को जानने के लिए भी इसका यूज करते हैं, ओके। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? जो हमने ये चार पढ़े हैं इनके यूजेस समझ आ गए? हाँ भैया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फिर अभी के लिए इतने ही रखते हैं। बाकी जो बचे हुए हैं हमारे पास वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, वो खत्म हो जाएगा पूरा, ओके। ठीक है भैया।